देखिए दोस्तों, अभी यूपीएससी का सबसे चाहेता सवाल डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसलिए गौर से सुनिएगा। ठीक है, वो कौन सा है यूपीएससी का एक चाहेता सवाल? तो आप जानते होंगे कि बेसल नॉर्म्स क्या होता है। इसे बेसिल नॉर्म्स के माध्यम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको एक इस तरीके से समझिए कि जब 1929 में वैश्विक महामंदी आया था अमेरिका में, तो उसका पूरा पूरा ग्लोबल यानी वैश्विक पर विश्व पर एक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला था। ठीक है, तो उसी वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारण एक सहमति बनी कि क्यों नहीं एक ऐसी व्यवस्था या फिर ऐसा बैंकिंग सिस्टम बनाया जाए जो वैश्विक वित्तीय जोखिमों को मतलब कंट्रोल करे, रेगुलेट करे, उसको मतलब स्थिर बनाने का काम करे। तो उसी उद्देश्य से क्या हुआ, 17 मई 1930 को बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के नाम से एक बैंक बनाया जाता है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के नाम से, यानी एक प्रकार का ये बैंक है, मतलब 1930 में बनाया जाता है। कहाँ? स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में इसको स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो उसी बेसल शहर के नाम पर ही जो एक मानक निर्धारण किया गया था, उस मानक को बेसल नॉर्म्स या फिर बेसिल मानक कहा जाता है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ प्रावधान था, ध्यान रखिएगा, बहुत बारीकी से रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स ऑप्शन में कंफ्यूज आपको कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या था वो बारीकी से आप देखते रहिएगा। सबसे पहली बात ये मैं बता दिया हूँ कि वित्तीय जोखिम को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय जोखिम को कम करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कुछ मानकों का इसमें कुछ मानकों का निर्धारण किया गया था, जिसे बेसिल नॉर्म्स या बेसिल मानक कहते हैं। ठीक है, उस बेसिल नॉर्म्स में CAR बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो कि मैं आपको नहीं डिस्कस किया हूँ, ये डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, एक बेसिल कमिटी बनाया गया था। इस बेसिल कमिटी को गठन जो किया गया था, ये एक बैंकिंग क्षेत्र में प्रथम वैश्विक विनियामक ढांचा यानी रेगुलेटरी बॉडी था। ठीक है, ध्यान रहे, वैश्विक प्रथम विनियामकीय ढांचा यानी रेगुलेटरी बॉडीज बैंकिंग क्षेत्र में कौन था? बेसिल कमेटी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य देखिए, बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता स्थापित करना था। बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को स्थापित करना था, जो कि हितधारक यानी कि जो कस्टमर है उनके हितों की रक्षा के लिए एक आवश्यक पहलू था। ठीक है, तो न्यूनतम पूंजी आवश्यकता हेतु बेसिल कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, अब इसमें क्या कौन सा प्रावधान था वो देखिए। बैंक्स को क्या था कि टायर फर्स्ट और टायर सेकेंड में जो था पूंजी मिनिमम 8% रखना अनिवार्य था। ठीक है, मिनिमम 8% रखना अनिवार्य था, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये किसी भी देश पर बाध्यता नहीं था। ठीक है, ये मिनिमम, ये एक नॉर्म्स में बता दिया कि मिनिमम 8% रखना आवश्यक है, बट ये किसी देश पर इसकी बाध्यता नहीं है। देश स्वेच्छा से 8% रख भी सकता है, कम या ज्यादा वो अपने अपने देश के अंदर रख सकता है। ये यूपीएससी का सवाल है। ठीक है, तो यानी आरबीआई, मान लीजिए भारत के संदर्भ में आरबीआई जो बेसल नॉर्म्स के तहत ये जो रखेगा तो वो 8% रखे, ये अनिवार्य नहीं है, कम या ज्यादा होता है। ठीक है, तो सामान्यतः ज्यादा रखना पसंद करता है कोई भी देश, क्योंकि ताकि बैंकिंग क्षेत्र में जो वित्तीय जोखिम उत्पन्न हो तो उसको कंट्रोल आसानी से किया जा सके। ठीक है, तो ये रखता है टायर फर्स्ट और टायर 2 में 8% मैक्सिमम कैपिटल, ये रिस्क वेटेड कैपिटल के आधार पे होता है। ठीक है, रिस्क वेटेड कैपिटल के प्रतिशत के रूप में रखा जाता है, यानी अगर हाई रिस्क है तो ये परसेंटेज हाई होगा, अगर लो रिस्क है तो ये परसेंटेज कम होगा। ठीक है, और अगली बात देखिए, इसमें क्या था कि इसमें वही बता दिया कि जोखिम अधिक होने के बाद बैंकों को अधिक पूंजी अलग रखना होता है रिजर्व के रूप में। बैंकों को अधिक पूंजी अलग रखना होता है रिजर्व के रूप में, यानी जोखिम जिस बैंक के पास जितना अधिक होगा वो बैंक उतना अधिक क्या करेगा, बेसिल नॉर्म्स के तहत अधिक पूंजी अलग रखेगा रिजर्व के रूप में, यानी उस रिजर्व संपत्ति को वह साक्ष्य रिजर्व में उपयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखिए दूसरी बार क्या हुआ, ये कमिटी उतना ज्यादा सफल नहीं हो पाया था, तो 2004 में फिर से गठन किया गया, जिसे बेसिल 2 कहा जाता है, यानी बेसिल नॉर्म्स का दूसरा फेज ये शुरू होता है। इसमें क्या किया था कि मार्केट रिस्क को कवर करने के लिए एक नया पूंजी का प्रावधान किया गया था, जिसे टायर 3 कैपिटल कहा गया।
यानी टायर 3 कैपिटल सेकेंड बेसिल नॉर्म्स में आया, ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट बेसिल नॉर्म्स में नहीं था। ठीक है, यानी बेसिल 2 में टायर 3 कैपिटल का कंसेप्ट आता है जो कि 2004 में है। ठीक है, तीसरा देखिए बेसिल कंसेप्ट जो आया बेसिल नॉर्म्स 2008, ये 2008 में भी महामंदी आया था, जिसके कारण से ये बेसिल 3 नॉर्म्स लागू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो वो देखिए बैंक की वित्तीय और आर्थिक तनाव से उत्पन्न झटकों को अवशोषित करने के लिए। ठीक है, यानी कि उद्देश्य को क्या किया गया था इसका बेसिल थर्ड का, क्योंकि तुरंत इसमें मंदी आया हुआ था 2008 में, था कि वित्तीय और आर्थिक तनाव से उत्पन्न झटकों को अवशोषित करने के लिए यह क्षमता देखना कि ये क्षमता में एक कंसेप्ट नया बिल्ड किया गया कि LCR कंसेप्ट को लाया गया। ठीक है, ये LCR कंसेप्ट लाया गया, तो टायर थर्ड कैपिटल का कंसेप्ट बेसिल 2 में और LCR का कंसेप्ट बेसिल थर्ड में लाया गया 2008 में। ठीक है, तो अब LCR क्या होता है, तो LCR देखिए, यह देखना है कि मान लीजिए बैंकों के पास वित्तीय जोखिम बढ़ा हुआ है, बैंकों के पास वित्तीय जोखिम बढ़ा हुआ है, तो LCR कंसेप्ट के तहत यह देखा जाता है कि जिस बैंक के पास वित्तीय जोखिम ज्यादा है, क्या उसके पास 30 दिन तक का लिक्विड, अगर मान लीजिए स्ट्रेस में आ गया, उसका लिक्विड स्ट्रेस सिनेरियो में इसको झेलने का कैपेसिटी 30 दिन तक का है या नहीं। यानी कि अगर किसी बैंक के पास वित्तीय जोखिम है, तो अगर मान लीजिए किसी केस में, किसी कंडीशन में वो बैंक दिवालिया हो जाता है, तो क्या उस चीज से उभरने के लिए उसके पास 30 दिन तक का कैपिटल रिजर्व के रूप में रखा है या नहीं। ठीक है, तो ये लाया गया था किसमें, बेसिल थर्ड में LCR के तहत लाया गया था। लिक्विड एसेट को देखना था। ठीक है, कितना दिन, 30 दिन लिक्विड स्ट्रेस सिनेरियो के कंडीशन में। अब 2019 में भी इसमें संशोधन किया गया। 2019 में संशोधन क्या किया गया कि यहाँ कुछ परसेंट देखना था। ठीक है, 30 दिन के लिए 2019 में संशोधन करके क्या कर दिया कि इसको 100% बढ़ा कर दिया, यानी कि कोई भी बैंक जो जोखिम में है, यानी दबाव से ग्रसित है, तो उसके पास उस चीज को झेलने का कैपेसिटी 100% होना चाहिए। ये 2019 का संशोधन है। ये एक सक्सेशन रूप से बढ़ते गया। सबसे पहले 1930, फिर उसके बाद 2004, देन उसके बाद 2008 और 2019 में इसका संशोधन होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। ये बहुत 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 कंसेप्चुअल है। सामान्यतः बच्चे के पास यहाँ पे ये क्या कहते हैं, टायर 3 का कंसेप्ट नहीं पता रहता है, और ये 2003 और ये LCR का कंसेप्ट नहीं पता रहता है। ठीक है, तो इसको बहुत बारीकी से अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये अक्सर मतलब किसी न किसी रूप में पूछ दिया जाता है। ठीक है, अब आपकी बारी है सवाल का जवाब देने का कि LCR का फुल फॉर्म क्या होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।